अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िशान कलीम फ्राम कामसर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वा कैंपस। और जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है AAA351 एनालॉग और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये चैप्टर है सिग्नल एनालिसिस से रिलेटेड। ये कुछ कोर्स कंटेंट्स हैं, डिटेल गिवन है जो कि इस कोर्स में कवर होगी, मगर जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो एनालिसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल है। सिमिलरली ये फर्दर ऑन हम देख सकेंगे कि कोर्स कंटेंट्स कवर होंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये चैप्टर कंटेंट्स हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। वन 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 देख लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिव्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे इसके बेस पे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस और दूसरी मॉड्यूलेशंस करेंगे। इसका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम एनर्जी स्पेक्ट्रम, पावर स्पेक्ट्रम और सिग्नल बैंडविड्थ डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू अ लीनियर सिस्टम। स्टार्ट करते हैं सिग्नल्स इन टाइम डोमेन। जो भी आपने डेटा ट्रांसमिट करना है, फॉर इंस्टेंस आपने कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना है और इंफॉर्मेशन भेजनी है, अगर उसको आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करते हैं तो हम उसको सिग्नल्स इन टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर आपके पास दो टाइप्स सिग्नल्स की होती हैं, कि होती है डिटर्मिनिस्टिक और दूसरी होती है रैंडम। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स वो कहलाते हैं जिसको आप कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली और फ्रॉम अ ग्राफिकल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई सिग्नल है एस ऑफ टी, अगर आप उसकी एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, और पावर आप फाइंड करना चाहते हैं तो पावर आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। हम इसको कहेंगे ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। रैंडम सिग्नल्स वो होते हैं जिसको हम रैंडम किसी डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल करते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए आप बिहेवियर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फर्दर सिग्नल क्लासिफिकेशंस हैं। सिग्नल क्लासिफिकेशन भी कई टाइप्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस टाइम वर्सेस डिस्क्रीट टाइम। कंटिन्यूस टाइम वो होती है कि आपके पास एक्स एक्सेस पे टाइम हो और वाई एक्सेस पे जो डेटा है वो कंटिन्यूस हो, टाइम के क्रॉस प्लाट हो तो। और इसी तरह डिस्क्रीट टाइम क्या होता है, आपके पास टाइम एक्स एक्सेस पे पर वाई एक्सेस पे यानी जो वैल्यूज़ उसकी आ रही हैं या एम्पलीट्यूड आ रहा है वो आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। फिर आपके पास कुछ पीरियडिक सिग्नल होते हैं। पीरियडिक सिग्नल पीरियडिक क्या होते हैं, जो कि हर टाइम के बाद रिपीट होते हैं, एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। और पीरियडिक सिग्नल कौन से हैं, जिसके अंदर रिपीटेशन किसी ख़ास टाइम पीरियड को फॉलो नहीं करती। अब आपने देखना है कि सिग्नल को हम अगर टाइम से फ्रिक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करें तो कैसे वो नज़र आते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास एक कास का सिग्नल है, कास 2 पाई एफ नॉट टी, अगर आपको पता हो ये साइन वेव है, या कास इसको जनरली साइन को साइन फंक्शंस कहते हैं। कास ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। अगर हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, यानी हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, एस ऑफ टी जो सिग्नल है उसका हम एस ऑफ एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो ये फोरियर डोमेन में अगर आप देखें तो किसी एक फ्रीक्वेंसी पे, फॉर एग्जांपल वो फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, उस पर एक आपको लाइन दिखाई देगी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन का यही फ़ायदा है कि अगर आपको बहुत सारे सिग्नल्स हैं, ये तो एक कास्ट सिग्नल था, अगर इस किस्म के कई सिग्नल्स हों तो टाइम डोमेन में उसको समझना, डिफ्रेंशिएट करना इजी नहीं होगा। तो हम फोरियर डोमेन में चले जाते हैं। वहाँ पे अगर एक सिग्नल ये इसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है तो एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास एक लाइन आएगी। अगर इसी तरह आपके पास दूसरा सिग्नल हो, उसकी फ्रीक्वेंसी f1 हो, तो यहाँ पे दूसरी उस फ्रीक्वेंसी पे लाइन आएगी, सो ऑन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपकी रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाती है बहुत सारी चीज़ों की, तो इस वजह से हम इसको ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। अब देखें फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल एस ऑफ टी गिवन है, आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं, तो एस ऑफ टी को पुट करें इसमें। ई माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी। तो आपके पास एस ऑफ एफ, इसको इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कोई आपको रेंज यहाँ पे गिवन होगी, उस ड्यूरेशन में इस सिग्नल को इंटीग्रेट करें तो आपके पास फोरियर डोमेन सिग्नल आ जाएगा। अगर आपने इस फोरियर डोमेन सिग्नल से दोबारा टाइम डोमेन सिग्नल फाइंड करना है, जिसको इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, उसके लिए आपके पास एस ऑफ टी इक्वल्स टू, ये आप यहाँ पे फोरियर डोमेन सिग्नल डालें, यहाँ ई जे 2 पाई एफ टी, और फिर उसका इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एफ। और आप दोनों में डिफरेंस देखें, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, सो आप इससे एस ऑफ टी फाइंड कर सकते हैं। तो जो फोरियर डोमेन सिग्नल आ जाते हैं तो हम उसको कहते हैं फोरियर स्पेक्ट्रम ऑफ एस ऑफ टी, सो एस ऑफ एफ। अगर हम उसका कम्प्लीट्यूड मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ एस ऑफ टी, वो क्या होगा एस ऑफ एफ
और ये बार्स आपके। तो ये क्या स्पेक्ट्रम क्या शो करता है, यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्स एक्सिस में, यानी अगर आप एक्सिस प्लॉट करें, यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड होगा, उसको आप स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ये आपके पास कोई सिग्नल, इसी तरह कई सिग्नल्स प्लॉट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल है कि आपके पास साइनोसाइडल सिग्नल गिवन है, यानी एस ऑफ टी आपके पास गिवन है जो कि कास 2 पाई एफ नॉट टी है। अब आपने क्या करना है, इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है और उसको देखना है कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसी रिप्रेजेंटेशन होती है। सो हमने क्या किया, एस एफ टी डाला यहाँ पे इक्वेशन में पुट किया जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखी है। सो एस एफ टी कास 2 पाई एफ नॉट टी, और ये वही इक्वेशंस का ई माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आपको पता है कास कोसाइन को हम लिख सकते हैं ई जे 2 पाई एफ नॉट टी और माइनस ई माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी। और ये जो ई एक्सपोनेंशियल है, ये आपके पास फार्मूला या इक्वेशन में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। सो हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, और अगर फर्दर आप इसको सेपरेट कर दें इन दोनों को, फॉर एग्जांपल ई माइनस जे 2 पाई एफ नॉट, और ये आपका यहाँ से एफ माइनस आ जाएगा। सो ई माइनस जे 2 पाई एफ माइनस एफ नॉट और ई माइनस जे 2 पाई, और हमारे पास ये जो, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास एक इम्पल्स आता है। इसकी डिटेल्स हम आगे उम्मीद है देखेंगे कि ये कैसे आते हैं। ये किसके इक्वल है, एक इम्पल्स के इक्वल है इसका फोरियर इंटीग्रेट करने के बाद। और इसी तरह ये एफ माइनस एफ नाट पे, यानी ये पोर्शन, यानी एफ इक्वल्स टू एफ नाट फ्रीक्वेंसी, और एफ प्लस एफ नाट तो आपके पास माइनस साइड पे। तो आपने क्या किया देखें इससे कि अगर हम किसी भी साइनोसाइडल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास दो इम्पल्सेस आती हैं, एक फ्रीक्वेंसी एफ नाट पे आ रही है, दूसरी माइनस एफ नाट पे आ रही है। इसी तरह आपके पास अगर, वो तो साइनोसाइडल था, अब अगर हमारे पास एक साइनोसाइडल सिग्नल है जो हमने लास्ट में जैसे किया, और एक आपका डेटा सिग्नल है। ये एक एग्जांपल है आपके पास मॉड्यूलेशन की, किस तरह से कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक्स एफ टी के आपने एस टी कास 2 पाई एफ नॉट टी ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास कैरियर हो जाएगा, ये आपका डेटा हो जाएगा। अब कास 2 पाई एफ नॉट टी का हमने लास्ट स्लाइड में फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, तो वो आपको पता है कि क्या आया था, इम्पल्स फंक्शन आया था। इम्पल्स फंक्शन क्या, फॉर एग्जांपल अब हम इसका कंप्लीट का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं। सो एस ऑफ टी कास 2 पाई एफ नॉट टी, और ये इक्वेशन का ई माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी। अब हम क्या करेंगे कि एस ऑफ टी, इसको हम फर्दर इक्वेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि कास को हाफ ई जे 2 पाई एफ नॉट टी ई माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी। सो फर्दर हम अगर इसको देखें, इनको दो पोर्शन में सेपरेट करें जैसे लास्ट में किया था, तो हाफ एस टी दिस प्लस हाफ एस टी ऑफ दिस। अब लास्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंस क्या था, यहाँ पे इम्पल्स आपके पास आते थे। इसका अगर हम फोरियर लेते थे तो हमारे पास इम्पल्स आता था, और इसका इम्पल्स आती थी माइनस एफ नाट पे, और इसकी इम्पल्स आती थी प्लस एफ नाट पे, ठीक है, ये था। अब एडिशनल इसमें क्या आपके पास ये सिग्नल है डेटा, जिसे कहेंगे एस एफ टी। अगर हम अब क्या करेंगे, इम्पल्स का मतलब होता है आपके पास वन, जैसे ये आपके पास वन है, इस पॉइंट पे वन, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, फॉर एग्जांपल एफ नॉट है, तो ये आपके पास इस पे इसकी वैल्यू वन होगी, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को वन से मल्टीप्लाई करें तो उसकी शेप वही वहाँ पे उस जगह पे रिजल्ट आएगा, वो उसकी लोकेशन होगी, और शेप क्या होगी, आपकी जो सिग्नल की शेप होगी वो आएगी। फॉर एग्जांपल एस ऑफ टी इंटू दिस करें, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा इंटू वन, तो आपके पास एस ऑफ टी की शेप आएगी। तो अगर आप इसको यहाँ से देखें तो हाफ एस एफ प्लस एफ नाट हाफ एस माइनस एफ नाट। तो हमारे पास देखें एस ऑफ एफ ये हमारा फोरियर डोमेन सिग्नल था जो कि एस टी था। हमने अगर इसको क्या किया, जब कास्ट से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये डेटा हमने ट्रांसमिट करना था, ये क्या हुआ, दो डिफरेंट पोजीशंस पे चला गया, फॉर एग्जांपल एफ नाट पे और माइनस एफ नाट पे, लेकिन इसकी हाइट जो है वो, यानी एम्पलीट्यूड जिसे कहेंगे, वो हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो एफ नाट माइनस एफ नाट और इसका एम्पलीट्यूड हाफ। सो अगर आप इस इक्वेशन से भी देखें, एस एफ माइनस एफ नाट, एस एफ प्लस एफ नाट और हाफ।
अब अगर हम देखें एक और एग्जांपल है कि हमें यूनिट इम्पल्स सिग्नल का यानी इम्पल्स डेल्टा टी है उसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो डेल्टा टी आपको मालूम है, अगर हम इस ग्राफ से देखें वो सिर्फ 0 पे 1 होता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम डेल्टा टी ई जे माइनस 2 पाई एफ टी, तो इस केस में हमारे पास टाइम क्या होगा, 0 पुट होगा। तो 0 पुट होगा तो हमारे पास अगर हम इसको इस रेंज में इंटीग्रेट भी करें तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू 0 पे आ रही है। सो 0 पे ये आपके पास ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है तो हम इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। सो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो टाइम डोमेन सिग्नल है, अगर आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं, अगर वो इम्पल्स सिग्नल है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में यानी क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वो कहाँ से, वो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे लाई करेगी। फॉर एग्जांपल प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है और माइनस इन्फिनिटी पे, यानी इसकी वैल्यू एक इम्पल्स को अगर आप टाइम डोमेन में देख रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं तो वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, ये क्लास में हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। अगर आप इसके डिटेल में जाना चाहते हैं तो एक दफ़ा फिर आप आके रिव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी अल्फ़ा एस वन प्लस बीटा एस टू, अगर हम उसी तरह फोरियर इसका लें तो ये सेम इसकी होगी अल्फ़ा एस वन एफ प्लस बीटा एस टू एफ। इसी तरह आपके पास ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इसकी हमने डिटेल से क्लास में प्रूफ किए थे। सो एस ऑफ टी ई जे ई माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी। सो अगर आप इसको शिफ्ट करें तो यानी इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो आपके पास एस एफ प्लस एफ नॉट आता है। यानी क्या, जब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये आपका डेटा है, अगर आप इसको किसी भी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करें जिसमें माइनस है तो ये प्लस ई एस एफ प्लस एफ नॉट, यानी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा माइनस पोजीशन पे। अगर इसी तरह यहाँ पे प्लस होगा तो आपके पास यहाँ माइनस आएगा। सो और प्रॉपर्टीज भी हैं ये। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को मैंने इधर रिव्यू करने के लिए दोबारा भी डाल दिया ताकि आप लोगों को नॉलेज फ्रेश हो जाए। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ सिग्नल बाय अ फैक्टर दिस, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल है ई जे एफ नॉट टी, द स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल बाय एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। अच्छा, अगर आपके पास जी टी एक सिग्नल है, आपने उसका अगर फोरियर लेते हैं तो वो जी ऑफ एफ है। अब ये बताना हम चाह रहे हैं कि अगर हम उसको जी ऑफ टी को किसी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि है ई जे 2 पाई एफ नॉट टी, तो अगर हम इसका फोरियर लेंगे, इस यानी इसका मतलब क्या है कि इस कंप्लीट सिग्नल का अगर हम फोरियर लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, जे जी एफ माइनस एफ नॉट, यानी ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम उसके प्रूफ पे जाएं तो फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जी टी ई जे 2 पाई एफ नॉट टी, इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या है कि ये आपके पास वही सिग्नल होगा और ये जो पोर्शन है ये वही आपके पास जो फार्मूला ई माइनस जे पाई 2 पाई एफ टी डी टी, इसको आप फर्दर एवोल्यूएट करें और इन दो को कंबाइन करें तो आप कैसे लिख सकते हैं, जी टी ई माइनस जे कॉमन ले लें तो आपके पास 2 पाई एफ माइनस 2 पाई एफ नॉट टी डी टी। तो अगर आप इसको फर्दर देखें तो ये आपके पास सिंपल, हम इस पर कर चुके हैं पहले भी, कि इसका क्या आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है एफ माइनस एफ नॉट। तो ये हो गया आपके पास जब इधर पॉजिटिव साइन था। अगर अब आपके पास यहाँ पे एफ से माइनस साइन यहाँ पे अगर हो तो आपके पास एफ प्लस एफ नॉट आता है। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको, ये प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद रखनी होगी, यानी जी टी ई माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी जे एफ प्लस एफ नॉट के इक्वल है और जे एफ माइनस एफ नॉट आपके पास इसके इक्वल है। अब हम अगर देखें, क्योंकि रियल में जब हम फंक्शंस यूज़ करते हैं वो एक्सपोनेंशियल नहीं होते क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम इसकी जगह यूज़ करते हैं साइनोसाइड फंक्शन यूज़ करते हैं। सो रियल जो मॉड्यूलेशन होती है। तो अब देखें, मैंने ये लास्ट में भी एक एग्जांपल दी है, उसी का रिव्यू है। सो जी टी आपके पास डेटा है, ये आपके पास कास 2 पाई एफ नॉट टी है। अभी हमने देखें, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो ये दो पोर्शन में ब्रेक होती है, हाफ ई जे 2 पाई एफ नॉट और हाफ ई माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी। ठीक है, सो ऑन। सो अब हम इसको अगर जी टी से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास। इसका भी हमने लास्ट बाय फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, वो क्या था, जी एफ माइनस एफ नॉट, और इसी तरह इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, वो था जी एफ प्लस एफ नॉट, और ये हाफ आपके पास इससे आ गया। सो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी आपके पास टाइम डोमेन में कोई डेटा मल्टीप्लाई होगा कैरियर से, तो वो क्या करेगा, कैरियर का क्या रोल होगा, आप इससे नोट करें
कि सिर्फ इस डेटा को वो शिफ्ट कर देगा इन दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, यानी सेम फ्रीक्वेंसीज पे, यानी उसकी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड उसकी कापीज जो बनती हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कन्वोल्यूशन की है, अगर आपके पास कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल जी टी और डब्ल्यू टी, आपके पास दो फंक्शंस हैं या सिग्नल्स हैं कोई, आपने उनका कन्वोल्यूशन लेना है, तो आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, जी टी इंटू कन्वॉल्व करें डब्ल्यू टी, सो इंटीग्रेट करना है आपको इस टाइम विंडो में, जी ऑफ टा एक टाइम विंडो है, डब्ल्यू टी माइनस टा, और इसमें आपको कन्वॉल्व करके सिग्नल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ जी वन ऑफ टी, आपके पास जी वन ऑफ एफ है, अगर हम इसी जी ऑफ टी को अगर हम अब फोरियर डोमेन में कन्वर्ट करें, जी वन ऑफ एफ होगा, और जी ऑफ टू टी अगर आपके पास कोई दूसरा सिग्नल है, जैसे हमने जी टी और डब्ल्यू टी दिया था, इस तरह हम जनरलाइज करें, जी टी टू टी आपके पास उसका अगर फोरियर है तो जी टू ऑफ एफ होगा। तो अगर हम इनका टाइम कन्वोल्यूशन देखें तो हमारे पास टाइम में अगर कन्वोल्यूशन है जी वन ऑफ टी और जी टू ऑफ टी, अगर सिमिलरली अगर हम इन कन्वोल्यूशन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम देखें कन्वर्ट करें, तो हमारे पास जो कन्वोल्यूशन से रिजल्ट आएगा जी वन ऑफ टी कन्वर्ट करें जी ऑफ टू ऑफ टी से, सिमिलर रिजल्ट जी ऑफ वन ऑफ एफ इंटू जी टू ऑफ एफ, तो इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपके पास कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन क्या है, अगर आपके पास एक सिग्नल टाइम डोमेन में वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कन्वर्ट होगा। सो टाइम कन्वोल्यूशन ऑफ अ टू सिग्नल इन टाइम डोमेन बिकम मल्टीप्लिकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड वाइस वर्सा। अब आपके पास मालूम होना चाहिए कि बैंडविड्थ आपके पास बैंडविड्थ पे सिग्नल की क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आप दो सिग्नल को या तीन सिग्नल को या एन सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जी वन ऑफ टी एक सिग्नल है टाइम डोमेन में, जी टू ऑफ टी दूसरा सिग्नल है। अब अगर आपने इन दोनों की बैंडविड्थ क्या है, जी वन ऑफ टी की बी वन है, जी टू ऑफ टी की बी टू है, तो आपने अगर क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इसका रिजल्ट जी वन टी जी टू टी, तो इसकी जो बैंडविड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बैंडविड्थ इन दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी बी वन प्लस बी टू। सिमिलरली अगर बैंडविड्थ अगर यहाँ तो हमने दो डिफरेंट सिग्नल लिए हैं, अब अगर हम कहेंगे बैंडविड्थ आपका जी स्क्वेयर टी, यानी अगर जी वन टी और जी वन टी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या दो सिग्नल सिमिलरली को मल्टीप्लाई कर लें सिमिलर सिग्नल को, तो आपके पास जी स्क्वेयर टी हो जाएगा, तो उसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, टू बी हर्ट्ज। इसी तरह जी थ्री टी तो जी टू थ्री बी हर्ट्ज, जी एन टी तो एन बी हर्ट्ज। तो ये इसके ऊपर बैंडविड्थ का इफेक्ट है, यानी बैंडविड्थ कैसे चेंज होगी अगर हम सिग्नल्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास सिग्नल्स में जो मैट्रिक होती है जिससे हम इस सिग्नल्स को जज करते हैं, यानी हम कह सकते हैं एनर्जी और पावर सिग्नल, तो ये दो डिफरेंट सिग्नल्स हैं, वो किस लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने साइज़ ऑफ अ सिग्नल फाइंड करनी है, किसी और चीज़ की साइज़ फाइंड करनी हो तो आप वॉल्यूम फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर का, तो इसी तरह हमें सिग्नल्स की साइज़ मेजर करनी हो तो आप एनर्जी और पावर एक टर्म है वो यूज़ करते हैं इनकी साइज़ मालूम करने के लिए। सो एनर्जी टाइप सिग्नल क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ एनर्जी इज पॉजिटिव एंड फाइनाइट। अगर आप किसी सिग्नल आपके पास एस ऑफ टी फॉर एग्जांपल गिवन है, आप अगर उसको इंटीग्रेट करते हैं उसकी एनर्जी लेते हैं तो वो फाइनाइट आती है और पॉजिटिव आती है, तो यानी लेस देन इन्फिनिटी आती है, तो ये आपके पास एनर्जी सिग्नल है। अगर पावर टाइप सिग्नल क्या है, इज अ पावर टाइप सिग्नल इफ ओनली इफ द इट्स पावर इज पॉजिटिव एंड फाइनाइट। यूजली पावर फाइंड की जाती है, फॉर एग्जांपल एस ऑफ टी स्क्र माइनस टी टू एक टाइम पीरियड है वन ओवर टी, और ये लिमिट के ये पीरियडिक सिग्नल अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तक। यूजली क्या होता है कि जो आपके पास नॉन पीरियडिक सिग्नल होते हैं उनके लिए हम एनर्जी को एज अ मैट्रिक यूज़ करते हैं, और जो पीरियडिक सिग्नल होते हैं हम उसके लिए पावर को एज अ मैट्रिक यूज़ करते हैं। तो ये तो टाइम डोमेन की बात होगी। अब इसका मेन पर्पज़ क्या है कि हम एक्चुअली देखना चाह रहे हैं कि जैसे हम सिग्नल की एनर्जी टाइम डोमेन में फाइंड कर लेते हैं, अब इसी तरह अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल की एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो वो क्या है, एनर्जी ऑफ एनर्जी टाइप सिग्नल एस एफ टी। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये कोई एक सिग्नल था एस एफ टी, अगर हम उसको टाइम डोमेन में देखें तो वो एस एफ टी का स्केयर ले लें तो हमारे पास सिंपल एनर्जी आ जाती है। अब हम देखना चाह रहे हैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे इसको फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इन दो को पार्टीशन कर देते हैं, एस एफ टी और इसका एस एफ टी कंजुगेट ऑफ डी टी। अब आपके पास एस एफ टी इसमें ये बाहर आ गया। अब हमने इसका अगर आपको पता हो एस
हमने अभी रिव्यू किया है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास एस ऑफ टी है। इस जनरली अगर आप उसको टाइम से फ्रीक्वेंसी में करें तो आपके पास क्या आता है कि एस ऑफ कंजुगेट, इस केस में क्योंकि कंजुगेट है तो ये कंजुगेट हो गया, और वहाँ पे तो आपके पास पॉजिटिव साइन आता है, लेकिन इस तरफ कंजुगेट की वजह से यहाँ नेगेटिव साइन, तो ये आपके पास कैलकुलेट करेगा इन्वर्स फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी टाइम से हम फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं। सो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे फाइंड करेगा, डी टी बायर ये वाला आ जाएगा। सो फर्दर इसकी रीअरेंजमेंट करें, फॉर एग्जांपल ये एस ऑफ स्टार एक एफ है, इसको हम बाहर ले आते हैं, और एस ऑफ टी ई माइनस जे टू पाई एफ टी टी, यानी ये डी टी अंदर और डी टी डी एफ बाहर आ गए। सो इससे क्या होगा कि आपके पास ये, अगर आप सिग्नल को देखें, ये आपके पास किसके इक्वल है, ये जनरल फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसी भी सिग्नल का। सो एस कंजुगेट ऑफ एफ, और इधर से आपके पास आ जाएगा एस ऑफ एफ। सो अगर आपको पता हो कि दो सिग्नल्स हों, उनका कंजुगेट और जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो आपके पास सिर्फ एम्पलीट्यूड आता है। सो एस ऑफ एफ होल स्क्वायर, तो हमारे पास रियल पार्ट आता है, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। सो उसी बेस पे हमारे पास इज इक्वल टू एस ऑफ एफ ऑफ होल स्क्वायर। सो इसको हम अगर जनरल नाम दे दें यू ऑफ एस ऑफ एफ डी ऑफ एफ। सो ये पार्सीवाल्स ने थ्योरम दिया था, पार्सीवाल का थ्योरम है जिसको कहते हैं पार्सीवाल्स थ्योरम। उसने ये कहा था कि अगर हमारे पास टाइम डोमेन में सिग्नल है एस ऑफ टी, अगर हम उसी सिग्नल को फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, यानी एस ऑफ टी का एस ऑफ एफ ले लेते हैं, तो हमारे पास जो टाइम डोमेन में सिग्नल की एनर्जी का हम स्केयर ले रहे हैं, यानी सिग्नल का स्केयर लेके एनर्जी फाइंड करते हैं, तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम उसी फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल की अगर हम स्केयर ले लें तो आपके पास वो भी एनर्जी के इक्वल है। सो एनर्जी स्पेक्ट्रम इसको कह सकते हैं कि आपके पास स्पेक्ट्रम क्या होता है। एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ होगा जैसे लास्ट टाइम प्लाट किया, यहाँ पे आपके पास एनर्जी होगी, ठीक है। यानी कोई भी स्पेक्ट्रम आप प्लाट करें किसी भी सिग्नल का, तो यहाँ पे इसी तरह आपके पास सो ऑन फॉर एग्जांपल। Thus we can find energy from both time and frequency domain signals. तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, हर फ्रीक्वेंसी पे आपके पास वैल्यू आती चली जाएंगी, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस आएंगी, डिस्क्रीट है तो आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज आती चली जाएंगी। अच्छा, इसमें आप देखें कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल गिवन है जिसको मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टी आपका टाइम ड्यूरेशन है जो कि लाई करता है विद इन रेंज -τ/2 से τ/2 तक, और उस रेंज में आपके पास एम्पलीट्यूड ए है, आप इधर से भी देख सकते हैं, और अदरवाइज इसका एम्पलीट्यूड 0 है। इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं जो कि पहले एग्जांपल्स में हम कर चुके हैं, वो आपके पास ए टा सिंक फंक्शन आता है एफ टा के साथ। सो ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब अगर हम इसका स्पेक्ट्रम लेना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस सिग्नल की स्क्वायर आप ले लें तो आपके पास इसकी स्पेक्ट्रम आ जाएगा। सो एनर्जी स्पेक्ट्रम विद इन दिस पीरियड, सो ए स्क्वायर टा स्क्वायर सिंक स्क्वायर एफ टा। अब नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है जो कि क्या शो कर रही है कि हमने पार्सीवाल थ्योरम को प्रूव करना है फॉर अ गिवन सिग्नल जी ऑफ टी ई माइनस ए टी यू ऑफ टी फॉर ए ग्रेटर देन 0, ये लिमिट गिवन है। पार्सीवाल थ्योरम्स जैसे हम पढ़ चुके हैं वो ये है कि आपके पास टाइम डोमेन में अगर आप एनर्जी फाइंड करते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनर्जी फाइंड करते हैं वो इक्वल आएगी। सो अगर आपके पास एनर्जी का सिग्नल ये अगर आपने फाइंड करनी है टाइम डोमेन में, तो आपको पता है -∞ टू इन्फिनिटी जी स्क्वायर टी, ये आपके पास इस सिग्नल का स्क्वायर लेंगे। सो अगर आप इस सिग्नल का स्क्वायर लें तो ये आपके पास -2a और लिमिट आपके पास क्या है 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। सो यूनिट स्टेप फंक्शन 0 से जो है वो 0 होता है, और 0 से ऑनवर्ड वो 1 होता है, तो इसलिए आपके पास ये -∞ से स्विच हो गई 0 की तरफ। सो 0 टू द इन्फिनिटी ई माइनस 2a टी dt। अगर आप इसको इंटीग्रेट करें और ये लिमिट पुट्स करें तो आपके पास 1/2a आता है। सो अब आपके पास अगर हम इसकी एनर्जी हम इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म से देखना चाहते हैं, यानी पार्सीवल थ्योरम से, कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो तो क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। सो ये जो सिग्नल है ये हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले फाइंड करेंगे जी एफ टी का ई माइनस ए टी यू टी का, वो गिवन है, वो हम पहले कर चुके हैं। वो क्या आएगा आपके पास 1/j2 पाई एफ
प्लस ए, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है इस जी ऑफ टी का। अब आपके पास इस इक्वेशन 3.66 से आपको मालूम है कि एनर्जी अगर आपने फाइंड करनी है विद इन फोरियर डोमेन यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन, सो किसके इक्वल है, जी ऑफ एफ का स्क्वायर। सो आपने ये इक्वेशन पुट की, इसका स्क्वायर लिया। अब आपको इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन हमने नेक्स्ट स्लाइड पे दी हुई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। वो किसके इक्वल है, 1/2 पाई ए माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 पाई एफ ओवर ए और विद इन लिमिट माइनस इन्फिनिटी। तो अगर आप इस लिमिट को ओपन करें तो 1/2 आती है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी डेरिवेशंस दी गई हैं कि ये कैसे आपके पास ओपन होके ये आती है। ये वो डेरिवेशंस हैं, आप इसको डिटेल से देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक जो है वो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पता मालूम होना चाहिए कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती क्या है। आपके पास अगर एक कंप्लीट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज़ है एफ एक्स एफ, जो आपके पास एक्स एक्सिस है वो एफ से रिप्रेजेंट हो रही है यानी फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, और आपके पास डेंसिटी क्या होगी। अगर आपने स्पेक्ट्रल डेंसिटी जैसे कह रहे हैं, अगर वो एनर्जी के आपने क्रॉस यानी फ्रीक्वेंसीज को प्लाट किया विद रिस्पेक्ट टू यानी एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और आपके पास वाई एक्सिस पे एनर्जी आप कर रहे हैं, तो वो आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रम कहलाता है। और अगर आपने डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी का मतलब इधर क्या होता है कि पर हर्ट्ज कितनी आपके पास एनर्जी होगी। अगर वो एनर्जी अगर इसी तरह पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी तो क्या होगा, आपके पास यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ पे पावर है। अगर आप उसको पावर पर हर्ट्ज फाइंड करना चाहते हैं तो उसको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहेंगे। ये क्या है, ये एक एग्जांपल है, ये बताना चाह रहे हैं कि प्रीवियस एग्जांपल शोज दैट एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज द रिजल्ट ऑफ एनर्जीज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। लास्ट देखें, अगर आपने एक स्पेक्ट्रल कंपोनेंट की एनर्जी फाइंड कर ली, अगर आप उसको ऐड अप कर लें तो वो टोटल आपके पास एनर्जी आ जाएगी। अगर एक यानी पर हर्ट्ज अगर आप एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन दिस लिमिट, तो वो आपके पास फाइनल टोटल एनर्जी आ जाएगी सिग्नल की। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कह रहे हैं कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज प्रोपोर्शनल टू जी ऑफ एफ। ठीक है, एज्यूमिंग जी टी टू इनपुट इज द इनपुट टू बैंड पास फिल्टर। अब क्या है, आपके पास एक जी टी कोई भी सिग्नल है, आप उसे बैंड पास फिल्टर जिसका ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एफ है उससे पास करते हैं। इसको पहले हम फोरियर डोमेन में करें। फॉर एग्जांपल जी टी है वो जी एफ हो जाएगा और एच टी का ऑलरेडी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है एच ऑफ एफ। सो वाई ऑफ एफ इक्वल्स टू, यानी अगर आपने आउटपुट फाइंड करना है वो इनपुट सिग्नल इनटू आपके पास ट्रांसफर फंक्शन, ये आपके पास वाई ऑफ एफ इस तरह आता है। सो आपने आउटपुट की एनर्जी फाइंड करनी है, यानी वाई ऑफ एफ का आपने एनर्जी फाइंड करनी है। सो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी वाई ऑफ एफ का होल स्क्वायर, वाई ऑफ एफ के अंदर आप पुट करें तो जी ऑफ एफ इंटू एच ऑफ एफ, तो फाइनली आपके पास जो एनर्जी आएगी वो जी ऑफ एफ नॉट स्क्वायर। क्यों ये आ रही है आपके पास, क्योंकि जो एच ऑफ एफ है आपके पास जो गिवन है वो एक इम्पल्स टाइप फंक्शन गिवन है। क्या मतलब कि आपके पास सिर्फ एफ नॉट पे वैल्यूज़ हैं, बाकी किसी फ्रिक्वेंसी पे उसकी वैल्यूज़ नहीं। ये उसका आप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, तो इसमें सिर्फ एक वैल्यू पे फ्रिक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। तो इसकी वजह से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी ऑफ एफ से, जी ऑफ एफ कुछ भी हो तो वो इसी पोर्शन पे आउटपुट आएगा, उसके अलावा जीरो आएगा। तो इसलिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन के बाद से जी ऑफ एफ नॉट होल स्क्वायर आएगा। ये टू क्या है, क्योंकि ये बोथ साइड्स पे लाई कर रहा है, यहाँ पे एफ नॉट पे भी माइनस एफ नॉट पे, तो इसको हम डबल लिख सकते हैं। सो टू जी ऑफ एफ नॉट स्क्वायर डी ऑफ एफ। एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है, आपको बताया कि वो पर यूनिट बैंडविड्थ यानी पर हर्ट्ज हम फाइंड करते हैं। तो वो हम क्या करना चाह रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेशन क्या है, साई जी ऑफ एफ इक्वल्स टू जी ऑफ एफ स्क्वायर। ये आपके पास पर हर्ट्ज यही फ्रिक्वेंसी है। सो ई जी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू साई जी ऑफ। अगर आप उसी स्पेक्ट्रल डेंसिटी से एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर लें। सिमिलरली द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द जी ऑफ टी, आपके पास ये एक सिग्नल है, अगर आप इसकी स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लास्ट स्लाइड्स में देखा है, वो जी ऑफ एफ के इक्वल है। अगर आप उसके स्केयर ले लें तो आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगी। अब एक कॉन्सेप्ट है एसेंशियल बैंडविड्थ। एसेंशियल बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ है ये वो बैंडविड्थ है कि अगर बैंडविड्थ इज कॉल्ड एसेंशियल बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, क्राइटेरियन फॉर सिलेक्ट, अच्छा ये वो बैंडविड्थ है कि बिकॉज आपके पास एक सिग्नल जो है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिग्नल जो है या स्पेक्ट्रम जो है वो मोस्ट सिग्नल का एक्सटेंड करते हैं इन्फिनिटी। आपने स्पेक्ट्रम या सिग्नल देखे होंगे, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई सिग्नल बनाएं तो वो यूजुअली
एक्सटेंड करता है आपके पास, इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक जाता है, फॉर एग्जांपल प्लस इन्फिनिटी, और इस साइड पे भी इनफाइनाइट पे जाता है माइनस इन्फिनिटी। तो एसेंशियल बैंडविड्थ क्या है? वो ये बैंडविड्थ है कि हम उसमें ये प्रूव कर सकते हैं कि कौन सी हमारे लिए बैंडविड्थ इंपॉर्टेंट है जिसमें मोस्ट ऑफ द एनर्जी लाई करती है। फॉर एग्जांपल हम कहें हमारे पास ये एक एसेंशियल बैंडविड्थ है, मोस्ट ऑफ द सिग्नल स्पेक्ट्रम या सिग्नल इस एरिया में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी अगर हम एनर्जी फाइंड करेंगे तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि वो टोटल सिग्नल की एनर्जी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बैंडविड्थ बी है, तो हमारे पास ये माइनस बी है। ठीक है, so most of the signal energy is contained within certain band of b hertz and the energy content beyond b is negligible। हम कह देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारी एसेंशियल बैंडविड्थ है, इसके बाद जो एनर्जी हम उसको निगलेक्ट करते हैं। क्राइटेरियन फॉर सिलेक्टिंग बैंडविड्थ बी, अब हमें ये कितनी बैंडविड्थ सिलेक्ट करनी है, बी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हम कितना एरर टॉलरेट कर सकते हैं। सो ऑन एरर टॉलरेंस इन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन डिपेंडेंट है और हम कितना एरर बर्दाश्त कर सकते हैं। सो यू कैन सिलेक्ट बी टू कंटेन 95% ऑफ एनर्जी। अगर आप कहते हैं कि ऐसे हमने बी सिलेक्ट करनी है जो कि 95% एनर्जी हो उसमें सिग्नल की, हम ये भी कर सकते हैं। और सुप्रेशन ऑफ ऑल स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स बियॉन्ड एसेंशियल बैंडविड्थ रिजल्ट इन जी ऑफ टी विच इज अप्रॉक्सीमेशन टू जी टी। अब इसमें आप देखें जी ऑफ हेड टी हम यूज़ कर रहे हैं, जो क्या शो कर रहा है कि हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटेड एनर्जी है सिग्नल की। ठीक है, यानी अब क्या है कि इफ़ 95% क्राइटेरियन इज़ यूज फॉर एसेंशियल बैंडविड्थ, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 95% हमने सेलेक्ट किया है, तो एनर्जी एरर कितना आएगा, जो ओरिजिनल था माइनस आपके पास एस्टिमेटेड, ये जी हेड क्या होता है एस्टिमेटेड इज़ 5% ऑफ ई जी, तो 5% आपके पास इसमें एरर है। ये उसकी थोड़ी सी पिक्चर वाइज रिप्रेजेंटेशन, ये आपके पास एक सिग्नल है बी एस उसकी है। अब हम कह देते हैं कि इफेक्टिव बैंडविड्थ क्या है, इज़ x%, यानी 90% हो तो ये है, 95% हो तो ये है, इज़ द सिग्नल पावर और एनर्जी आर इंक्लूडेड। तो ये 90% पावर इधर इंक्लूड है सिग्नल की, इधर 95% है, इससे आगे आप सवाल क्योंकि ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेगा। एक एग्जांपल है, एस्टिमेट द एसेंशियल बैंडविड्थ। अब हमने एसेंशियल बैंडविड्थ फाइंड करनी है, W इन रेडियन पर सेकंड, यूनिट क्या है इसको नोट करेंगे, रेडियन पर सेकंड है, यानी ओमेगा वाला आपके पास। अब द सिग्नल E माइनस 80 UT, ये आपके पास सिग्नल गिवन है, आपने इसकी एसेंशियल बैंडविड्थ फाइंड करनी है W। इफ़ द एसेंशियल बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड टू कंटेन 95% ऑफ द सिग्नल एनर्जी। अब हमने कंडीशन क्या लगा दी कि वो 95% सिग्नल एनर्जी कंटेन करे। सो इस केस में हमारे पास, हम ये ऑलरेडी कई दफ़ा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इस सिग्नल का आपके पास ये जो गिवन है, इसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने ले लिया, फिर अब एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है वो लास्ट लेक्चर में, लास्ट स्लाइड में हम कर चुके हैं कि आप इनका स्क्वायर ले लें तो वो आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगी। सो आपने देखें इसका स्क्वायर ले लिया इन टर्म्स का तो जे स्क्वायर आपके पास वो हट जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर और फिर आपके पास ये एम्पलीट्यूड सिर्फ हमने फाइंड करना है, नहीं उसको रियल वैल्यूज, तो रियल वैल्यू की वजह से जे हट गया। तो ए स्क्वायर प्लस 2πf होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने 95% सिग्नल एनर्जी होनी चाहिए, और वो बैंडविड्थ कौन सी है, यानी हमारा टारगेट क्या है कि वो बैंडविड्थ कौन सी है जिसमें हमारे पास इस सिग्नल की 95% ऑफ एनर्जी स्टोर होगी। आगे देखते हैं, दिस ESD यानी जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी शोन इन फिगर, ये आपके पास शोन है। मोर ओवर द सिग्नल एनर्जी इज द एरिया अंडर दिस विच हैज़ ऑलरेडी फाउंड टू बी 1/2। अब ये जो एनर्जी है सिग्नल की EG, हम ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में कि ये किसके इक्वल आती है, वो आपके पास आती है 1/2A के इक्वल आती है। ठीक है, 1/2A, यानी जो इक्वेशन है हमारे पास, हमने उसकी एनर्जी फाइंड की थी ये फोरियर ट्रांसफॉर्म्स वगैरह लेके, और वो लास्ट एग्जांपल में वो 1/2A के इक्वल है। सो उसकी एनर्जी आपके पास 1/2 है। अब हमने कहा 95% ऑफ दिस, सो 95% का क्या मतलब है कि 0.95/2A, तो 1/2A तो आपकी एनर्जी उसकी वजह से आ गई, 95% की वजह से 0.95/2A। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि W/2π लिमिट है और -W/2π लोअर लिमिट है, और उस सिग्नल को हमने इंटीग्रेट करना है। ये 2π क्यों आया, क्योंकि ये f डोमेन में आपके पास d ऑफ f है। सो अगर आप देखें ओमेगा होता है 2πf, अगर f लेना चाहें तो ओमेगा W/2π, सो ये 2π इस वजह से है।
इसका इंटीग्रेशन हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है 1/2 पाई ए टेंजेंट इनवर्स 2 पाई f/a। ये लिमिट्स हैं, अगर आप इनको लिमिट को पुट करें इसमें f की जगह w/2 पाई माइनस फिर माइनस आप w/2 पाई, तो इसका रिजल्ट आएगा 1/पाई ए टेंजेंट इनवर्स w/a। फिर उधर इसको एवोलेट करें, हमारा टारगेट क्या है, इससे हमने w फाइंड करना है। सो w अगर देखें 0.925 इसका इन्वर्स लें, w इस साइड पर रहने दें, फिर आपके पास दोनों साइड पे इन्वर्स लेके सो w इज इक्वल टू 12.7 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ये w का रेडियन पर सेकंड में यूनिट है। तो ये हमने w फाइंड क्या किया कि ये वो बैंडविड्थ है, ये w जिस पे आपके पास 95% ऑफ द सिग्नल एनर्जी इस w के अंदर लाई करेगी, और ये आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट है ये। इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, अगर आप इसको हर्ट्ज में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये रेडियन पर सेकंड था, रेडियन पर सेकंड को हर्ट्ज में करने के लिए आप 2 पाई पे डिवाइड करें, सो w/2 पाई इन्होंने किया तो वो 2.02 आ रही, तो वो आपके पास b ये है 2.02 हर्ट्ज। दिस मीन्स दैट द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट gt in the band from 0 to 12.7 radian per second are 2.02 hertz contribute 95% of the total energy, all are the जो यानी ये जो पोर्शन है इसमें आपके पास सिग्नल की 95% एनर्जी स्टोर हो रही है या लाई करती है, और जो ये इसके अलावा ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक ऑनवर्ड, इसमें 5% एनर्जी होगी। तो वो हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर ली कि वो वैल्यू कितनी है आपके पास 2.02 अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू अ लीनियर सिस्टम। सबसे पहले तो लीनियर सिस्टम का पता होना चाहिए आपके पास कि लीनियर सिस्टम क्या होता है। लीनियर सिस्टम क्या है कि डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पल्स रिस्पांस, यानी अगर आपने किसी सिस्टम को इम्पल्स दी तो उसका आउटपुट क्या है, उसको इम्पल्स रिस्पांस कहते हैं। द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम टू अ यूनिट इम्पल्स, ठीक है, वो लीनियर सिस्टम है कि उसका क्या इम्पल्स का रिस्पांस है। फिर इसमें एक और सिस्टम है कि लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम। ये वो टाइम इन्वेरिएंट का आपने कई दफ़ा ये पढ़ा होगा। टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम वो होता है कि अगर आपने किसी भी टाइम पे रिस्पांस देखा तो वो चेंज नहीं होता, यानी टाइम डिपेंडेंट ना हो। लीनियर है पर टाइम इन्वेरिएंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। फर्दर इसके अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन, द शेप ऑफ द इम्पल्स रिस्पांस इज़ द सेम। अब देखें आपके पास जो आपने इम्पल्स दी, आउटपुट में इम्पल्स रिस्पांस आया, वो सेम है उसकी शेप, नो मैटर व्हेन द यूनिट इम्पल्स इज अप्लाइड टू द सिस्टम। यानी व्हेन का मतलब क्या, किस टाइम हमने इस यूनिट इम्पल्स को अप्लाई किया, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है इसका आउटपुट। तो इसका क्या मतलब है कि ये लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम है। ये आपने एस ऑफ टी, अब ये दो डोमेन में दिखा रहा है, ये टाइम डोमेन है, ये टी है, और ये आपके पास फोर डोमेन में सेम सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन। ये आपने इनपुट किया, इम्पल्स रिस्पांस उसका एस टी है, तो आउटपुट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस टी इंटू टाइम डोमेन में कन्वॉल्व करेंगे एस टी, तो ये उसकी कन्वोल्यूशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी तरह अगर हम इसको फोरियर डोमेन में करते हैं, एस टी को एस एफ में कर लें, जो इम्पल्स रिस्पांस टाइम डोमेन में इसको इम्पल्स रिस्पांस कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, ठीक। सो एस ऑफ एफ आपने पास किया, एच ऑफ एफ एक चैनल है या कोई मीडियम है जिसे पास किया जिसका ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एफ है, तो आपके पास आउटपुट वाई ऑफ एफ किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एस ऑफ एफ इंटू एच ऑफ एफ। तो ये सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू लीनियर सिस्टम की कुछ इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स थी। अब देख लें कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स रिस्पांस एच टी आपके पास गिवन एज एच एफ इज कॉल्ड द ट्रांसफर फंक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एच एफ को हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। आर उसका दूसरा नाम क्या, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एल टी आई सिस्टम। क्योंकि एच एफ आपके पास कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटी होती है, कॉम्प्लेक्स में आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और फेज भी होगा। तो मैग्नीट्यूड एच एफ एफ है इसका, और फेज इसका क्या, थीटा एच एफ एफ, ठीक है। सो थीटा एच एफ एफ इज द फेज रिस्पांस ऑफ द एल टी आई सिस्टम। अब ये बताना चाह रहे हैं कि आर डी ए लो पास फिल्टर है और ये सिस्टम है, अगर आपने उसे किसी भी सिस्टम, ये ट्रांसफ़र फंक्शन है उसका, यानी अगर आप देखें ये एक फ़िल्टर है एक्चुअली, इसको लो पास यानी ज़ीरो टू बैंड विड्थ इसकी बी ऑफ एच है, आपके पास इससे सिग्नल पास होगा। और अगर फॉर अ बेस बैंड इनपुट सिग्नल, अगर आपने एक इनपुट सिग्नल दी है एस ऑफ एफ जिसकी बैंड विड्थ क्या है, बी ऑफ एस है, आपने उसको इस आइडियल लो पास से पास किया, जो कि उसकी बैंडविड्थ जो है बी ऑफ एच वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बी ऑफ एस है। ये कंडीशन है, अगर ये आपके पास ग्रेटर है या इक्वल टू दिस है तो क्या होगा, अगर आप इसे पास करेंगे तो आउटपुट में आपके पास कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, सेम सिग्नल आपके पास आ जाएगा क्योंकि इसकी बैंडविड्थ उससे ग्रेटर है। सिमिलरली यही काम आपके पास बैंड पास में भी हो सकता है। बैंड पास सिस्टम क्या होता है कि आप किसी हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये कैरियर है,
तो उसके इर्द बैंडविड्थ आपके पास ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड, तो टोटल आपके पास बी ऑफ एच बैंडविड्थ है। वो क्या कह रहा है कि फॉर अ बेस बैंड इनपुट सिग्नल बैंडविड्थ बी ऑफ एस। तो आपने ये आपके पास बेस बैंड सिग्नल था, आपने पहले उसको मॉड्यूलेट करके बैंडविड्थ बी ऑफ एस पे शिफ्ट कर दिया। अब क्या आप उसको पास कर रहे हैं एच एफ एफ ट्रांसफर फंक्शन से, जो कि बैंड पास है। अगर आपने उसे पास करें तो बैंडविड्थ कंडीशन इसमें है कि आपके पास बी ऑफ एच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स बी ऑफ एस, ये इसकी कंडीशन है। अगर ये मीट करती है तो आपके पास आइडिया रिस्पांस जो आउटपुट आएगा वो डिस्टार्टेड नहीं होगा। अब कंपैरिजन है कि बेस बैंड चैनल एंड बैंड पास चैनल। बेस बैंड चैनल क्या होता है कि वो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और बैंड पास चैनल क्या होता है आपके पास कि वो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स विद इन सर्टेन बैंड होता है, ठीक है, वो यूजली हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ये उसकी फिगर्स में हम उसको देख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो सिग्नल डिस्टॉर्शन थ्रू ट्रांसमिशन है। अब डिस्टॉर्शन कब अकर होगी? अगर आपने एक इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा है, ये आप लीनियर सिस्टम से पास करते हैं जिसका रिस्पांस एच एफ एफ है, इम्पल्स रिस्पांस या ट्रांसफर फंक्शन एच एफ एफ है, उसका आउटपुट वाई एफ एफ आता है। इसमें कब डिस्टॉर्शन अकर होगी? डिस्टॉर्शन की वो कंडीशन बता रहे हैं कि आउटपुट स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय द इनपुट स्पेक्ट्रम मल्टीप्लाई द स्पेक्ट्रल रिस्पांस। ये आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। इक्वेशन शोज दैट इन एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। अगर हम इसका पोलर फॉर्म में यानी मैग्नीट्यूड और फेज, तो इस साइड पे ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये इसका इसी तरह फेज। और एच एफ एफ का आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये इसका थीटा एच एफ एफ फेज है। और इसी तरह एक्स एफ एफ का ये मैग्नीट्यूड है और ये उसका फेज है। अब इन दोनों को क्योंकि ये एंगल्स हैं तो ये ऐड हो जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एम्पलीट्यूड एंड फेज रिलेशनशिप क्या आ गई आगे पास? वाई एफ एफ इक्वल्स टू एक्स एफ एफ एच एफ एफ, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फेज में क्या रिलेशनशिप है? थीटा वाई एफ एफ इक्वल्स टू थीटा एक्स एफ एफ थीटा एच एफ एफ, ये इससे देखें थीटा वाई और थीटा एक्स एच। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इनपुट सिग्नल एम्पलीट्यूड इज चेंज टू एक्स एफ इंटू एच एफ एफ। देखिए आपने एक्स एफ एफ दिया था, वो चेंज हो गया बाय पासिंग थ्रू दिस आपके पास, क्योंकि वो चैनल से पास हुआ जिसका रिस्पांस ये था, तो वो एक्स एफ एफ इंटू एच एफ एफ हो गया। सो इनपुट फेज सिग्नल फेज स्पेक्ट्रम इज चेंज टू दिस, आपके पास देखें उसका फेज थीटा एक्स में थीटा एच ऐड हो गया। सो इनपुट सिग्नल इज मॉडिफाइड बाय अ फैक्टर एच एफ एफ, उसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो गया इससे, और फेज शिफ्ट हो गया थीटा एच एफ एफ। So plot of HFF and theta f as a function shows that the system is modified the amplitude and the phase of various sinusoidal input. उसने क्या किया? उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज कर दिया और फेज भी बदल दिया। HFF आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन सम कंपोनेंट्स आर एम्पलीफाइड एंड सम आर एटेन्यूएटेड, ठीक है। आउटपुट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट इन जनरल। अब डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन क्या होती है? अब ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि ये तो आपने सिग्नल से को किसी चैनल से या किसी मीडियम से पास किया तो उसमें डिस्टॉर्शन होती है। अगर हम कहें किस सिग्नल को कहेंगे कि ये डिस्टॉर्शन लेस है, तो उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आउटपुट आपने इनपुट दिया एक्स ऑफ टी, उसका आउटपुट आया वाई ऑफ टी। एक कंडीशन है सिर्फ कि आपके पास डिस्टॉर्शन लेस की क्या है कि आपके पास ये होना चाहिए डिले आपके पास वेरिएबल है एक्स टी माइनस टी डी, यानी एक्स टी आपका ओरिजिनल था, उसमें अगर टी डी डिले आ जाता है और हाँ किसी कांस्टेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो तब अगर ये कंडीशन मीट करता है तो वाई ऑफ टी पे जो सिग्नल आएगा वो डिस्टॉर्शन लेस होगा। यानी ये एक्स ऑफ टी जब इस चैनल से पास हुआ, जो चैनल सिर्फ डिले इंट्रोड्यूस करता है या और उसका एम्पलीट्यूड चेंज करता है, तो उससे जो आउटपुट आएगा वो उसको हम कहेंगे कि ये डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन है। थोड़ा इसको देख लेते हैं मैथमेटिकली। अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा, बाय यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। वो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मुताबिक के एक्स ऑफ एफ ई माइनस जे टू पाई एफ टी डी, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब इससे अगर हम देखें वाई ऑफ एफ, हम देख सकें हैं किसके इक्वल है? एक्स ऑफ एफ एच ऑफ एफ। अगर हम इससे एक्स ऑफ एफ आउट अलग कर लें तो एक्स ऑफ एफ ये है, और एच ऑफ एफ किसके इक्वल हो गया? के और ये, सो के माइनस ई माइनस जे टू पाई एफ टी डी। फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन एच ऑफ एफ आपके पास क्या हो गया? एम्पलीट्यूड इन फोरियर डोमेन के हो गया, और फेज क्या हो गया? माइनस टू पाई एफ टी डी, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन लेस की फोरियर डोमेन में क्या डेफिनेशन हो गई? क्या हो गई आपके पास कि एच ऑफ एफ के इक्वल है, यानी जिस चैनल से वो पास हो रहा है उसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट के
मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, सिर्फ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और फेज जो है वो -2π/FTD चेंज होगा। अगर इतना चेंज होगा तो डिस्टॉर्शन उस सिग्नल में आउटपुट में नहीं आएगी। तो ये इसकी कंडीशन है। अब सिग्नल डिस्टॉर्शन ओवर कम्युनिकेशन चैनल। अब अगर हम इस सिग्नल को पास करते हैं कम्युनिकेशन चैनल से जो कि लास्ट जो कंडीशंस मेंशन की गई हैं उसको मीट नहीं करता, तब जाके उसको हम कहेंगे कि वो चैनल क्या करेगा, डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस करेगा। सो इफ द एम्पलीट्यूड रिस्पांस ऑफ द चैनल इज नॉट आइडियल। नॉट आइडियल का क्या मतलब है कि वो दो कंडीशन जो हमने बताई हैं वो मीट नहीं करता। एच एफ इज़ नॉट इक्वल टू अ कांस्टेंट, द बैलेंस विल बी डिस्टर्ब। आपके पास क्या है कि जो जिस चैनल से पास हो रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड रिस्पांस क्या है वो कांस्टेंट नहीं है और फेज जो रिस्पांस है वो उस लीनियर इक्वेशन को मीट नहीं कर रहा। एंड द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स कांट बी जीरो आउटसाइड द इंटरवल, पल्स विल स्प्रेड आउट। तो उसका क्या नतीजा होगा कि आपके पास पल्स जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। उस पल्स स्प्रेडिंग को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। इफ द फेज कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट आइडियल, सो लीनियर चैनल डिस्टॉर्शन इन टाइम इज डैमेजिंग टू डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो प्रॉब्लम अकर होता है उसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। परफॉर्मेंस ख़राब किस सेंस में होती है, फॉर एग्जांपल कि वो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को रिजल्ट देती है। ये टॉपिक एडवांस है इंटरसिंबल, बस समझने के लिए इतना है, काफ़ी है इधर इस कोर्स में कि आपके पास दो डिफरेंट टाइम पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है। फॉर एग्जांपल आपने अभी एक मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बोलता हूँ, तो वो दो आपस में ओवरलैप हों, या जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में इको कहते हैं कि इको प्रोड्यूस हो। तो इस इको से क्या होता है, आपके पास आप सिग्नल को अंडरस्टैंड क्लियरली नहीं कर सकते। तो वही कॉन्सेप्ट टेक्निकली इंटर सिंबल इंटरफेरेंस कहलाता है। दिस मेक्स एडजेसेंट सिंबल्स टू इंटरफेयर विद ईच अदर, thereby increasing the probability of detection of error। उसकी वजह से क्या होता है कि रिसीवर पे एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और जो करेक्शन की प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाती है। तो ओवरऑल सिग्नल की परफॉर्मेंस, चैनल की, सिस्टम की परफॉर्मेंस वर्स्ट हो जाती है। तो ये डिस्टॉर्शन का ड्रॉबैक है। ये एक एग्जांपल है जो शो कर रही है कि अगर आपके पास चैनल आइडियल नहीं है तो क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि एक चैनल है, लो पास फिल्टर है, क्योंकि फिल्टर ही चैनल होता है, मॉडल किया जाता है। ट्रांसफर फंक्शन यानी उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन गिवन है वो ये है, यानी एच ऑफ एफ इज इक्वल टू 1+k सो ऑन विद फ्रीक्वेंसी व्हेन लेस देन बी एंड ग्रेटर देन बी 0 है, ठीक है। वो ये शेप है उसकी, ठीक है, वो इस शेप को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक पल्स है, अब हम क्या करें, एक पल्स, ये हमारे पास पल्स है जी ऑफ टी, हम ये अप्लाई करें इस चैनल से पास करें ये एच ऑफ एफ से, ठीक है। इस अप्लाई टू इनपुट ऑफ दिस फिल्टर, हमने इसे पास की, फाइंड द आउटपुट। अब हमने आउटपुट फाइंड करना है कि वो कैसे है। वो आउटपुट पिक्टोरियली ये है, मैथमेटिकली देखते हैं कि ये आउटपुट कैसे फाइंड होगा और इसका क्या मतलब है, ठीक है। सो अगर हम इसका फोरियर डोमेन में देखें, वाई ऑफ एफ इक्वल्स टू, ये हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट में कैसे फाइंड होता है। ये आपके पास इनपुट सिग्नल का फोरियर डोमेन सिग्नल और ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन जिस चैनल से आप पास करें। सो जी ऑफ एफ इक्वल्स टू, ये क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर फंक्शन, जो अगर आप एच ऑफ एफ को आइडियली देखें तो वो रेक्टेंगुलर फंक्शन के बराबर होता है। सो जी ऑफ एफ इंटू रेक्टेंगुलर फंक्शन प्लस आपके पास इंटू ये जो हमें गिवन है। सो ये नॉन आइडियल जो कंडीशन गिवन है यहाँ से, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट की। और जी ऑफ एफ इक्वल्स टू ई माइनस जे टू पाई, अगर आप इसको फर्दर रेगुलेट करें, ये जी ऑफ एफ इंटू दिस, अगर आपके पास बैंडविड्थ जो है वो जी ऑफ टी की लिमिटेड टू बी हर्ट्ज है तो जी ऑफ एफ प्रोडक्ट जी एफ इक्वल्स टू जी ऑफ एफ होता है। तो हमने इन दो की जगह सिर्फ जी ऑफ एफ यूज़ किया, ठीक है, जी ऑफ एफ। और ये माइनस किसकी वजह से आया, ये इस की वजह से माइनस यहाँ पे आ गया। तो जी ऑफ एफ इसको ओपन करें, प्लस के दिस cos 2π/ft ई माइनस दिस, ठीक है। अब आपके पास क्या है, बाय यूजिंग द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड इक्वेशन दिस एंड दिस। ये अब इक्वेशन आप बुक में भी देख सकते हैं, बहरहाल मैंने आइडिया के लिए यहाँ पे पेस्ट भी किया। ये इक्वेशन है जी टी माइनस टी प्लस जी टी प्लस टी, वो आपके पास किसके इक्वल है, 2gff cos 2π/ft। ये आप प्रूफ बुक में चेक कर सकते हैं, यानी दो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, उनको आपने ऐड किया और फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो आपके पास 2g cos 2π/ft आता है। उसी को यूज़ करते हुए अगर आप देखें इसको और इसको मैच करें, इसमें क्या डिफरेंस है इन दो में,
इन दो में डिफरेंस क्या है, सिर्फ 2 का डिफरेंस है। सो इसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, तो अब आप यही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वहाँ पे यूज़ हुई, इसका इन्वर्स आपने फाइंड किया, तो सो जी टी माइनस कैपिटल टी, जी टी प्लस कैपिटल टी, ये इसकी वजह से है। और जो एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म देख रहे हैं माइनस टी डी, वो किसकी वजह से है, वो इस टर्म की वजह से है। ये जो आपके पास ई माइनस 2 पाई एफ टी डी, ये आपके पास क्या है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ई माइनस टी डी के इक्वल होगा। सो टी माइनस टी डी माइनस टी माइनस टी डी प्लस टी, और ये आपके पास जी टी माइनस टी डी इससे आएगा, ये सिग्नल है, ठीक है। तो अब आउटपुट ये शो क्या करें, हमारे जो मेन पर्पस था कि हम देखें कि आउटपुट क्या शो करे। अगर हमने उसको पास किया है जिसका जो एम्पलीट्यूड रिस्पांस है वो नॉन आइडियल है, पर फेज रिस्पांस उसका आइडियल है, ठीक है। द आउटपुट इज एक्चुअली जी टी प्लस के बाई टू दिस डिलेड बाई टी डी। अब क्या शो कर रहा है कि ये आपका जो ओरिजिनल आउटपुट है वो टी डी से डिले हो गया, ये तो समझ आ रही है। वो कैसे प्लाट हुआ है, वो ये प्लाट हुआ है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये डार्क लाइन, ये आपके पास टी डी टाइम डिले हुआ है, ये टी डी लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो दो आपके पास टी माइनस टी डी, टी माइनस टी डी प्लस टी माइनस टी डी माइनस टी, ये क्या शो कर रहे हैं, ये दो इसके इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये यहाँ से ये यहाँ से, तो ये दो आपके पास टी डी प्लस टी डी माइनस टी। सो टी डी आपके पास प्लस टी डी माइनस टी। ये आप देखें तो क्या है, द डिस्पर्शन ऑफ द पल्स का इस कंसिस्ट ऑफ जी टी इज इक्वल शिफ्टेड बाय प्लस माइनस टी डी। अब आपके पास इक्वल क्या है, इन दो पे ओवरलैप हो रहे हैं। द डिस्पर्शन ऑफ द पल्स काज बाय इस इक्वल इज इविडेंट, ठीक है। अब ये आपके पास इससे नज़र आ रहा है कि हमने ये इनपुट दिया था, इससे पास किया, तो आउटपुट में क्या है, ये ओरिजिनल सिग्नल डिले हो गया, आप इससे जाहिर कर सकते हैं, और ये दो उसके इक्वल जनरेट हुई हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट है अगर आप नॉन आइडियल ट्रांसफर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड bearing me. Thank you.